हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायो विद आरके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की ही वीडियो सीरीज को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। इससे पहले आवृतबीजीय पौधों में जनन से संबंधित 2 वीडियो हमने अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पर। फर्स्ट जो वीडियो लेक्चर था हमारा आवृतबीजीय पौधों में जनन से संबंधित, उस वीडियो लेक्चर में हमने उसकी इनिशियल फेजेस के बारे में जाना था कि आवृतबीजीय पौधे किसे कहते हैं, ठीक है, एक एंजियोस्पर्म प्लांट क्या है और ट्रेडिशनल वे के अकॉर्डिंग यानी हम पारंपरिक ढंग से आवृतबीजीय पौधे का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमने उसी वीडियो लेक्चर में एक आवृतबीजी जो पुष्प, एक आवृतबीजी जो फ्लावर होता है, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर होता है, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, इसको भी हमने कवर किया था उसी वीडियो लेक्चर में। और साथ ही साथ हमने उसमें बीजांड की संरचना यानी जो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स होता है, यानी जो आपका फीमेल पार्ट से संबंधित, जो आपका मेगास्पोरोफिल से संबंधित है, ठीक है, या कह सकते हैं फीमेल गैमेट से संबंधित है या फीमेल पार्ट से संबंधित है पुष्प के, ठीक है, जो कि आपका ओवरी के अंदर की संरचना होती है, अर्थात जो मॉडिफाई होकर सीड बनाता है। तो हमने जाना था ओव्यूल की स्ट्रक्चर कैसे होती है, किस प्रकार से बीजांड की संरचना क्या होती है। तो बीजांड की संरचना को मैंने डिटेल में कवर किया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। सेकंड जो वीडियो लेक्चर हम लेकर आए थे आवृतबीजी पौधों में जनन इस सीरीज के अंतर्गत, वो था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से संबंधित, ठीक है, लघु बीजाणु जनन से संबंधित। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने जाना था कि किस प्रकार से एक माइक्रोस्पोर या कह सकते हैं पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है, ठीक है, अर्थात किस तरीके से मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये दो वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हमने अभी यहाँ तक का जो है वीडियो कवर किया हुआ है, यहाँ तक का कंटेंट कवर किया हुआ है। आज की वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को बात करने वाले हैं वो है मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है, अर्थात हम जानेंगे किस प्रकार से फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आइए हम वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो हम लेकर आए उसके नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्रॉपर तरीके से मिल सके। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि जो है उनको महत्वपूर्ण जानकारी इस विषय से संबंधित प्राप्त हो सके। और अपने महत्वपूर्ण सुझाव, अपने महत्वपूर्ण जो है कमेंट्स हमें जो है कमेंट सेक्शन के अंतर्गत जरूर दें और उसमें कुछ सुधार किया जा सकता है, किस तरीके से वीडियो लेक्चर को और बेहतर बनाया सकता है, इस बारे में भी हमें जानकारी दें। आपके सुझाव, आपके विचार हमें आगे और मोटिवेट करेंगे और कुछ बेहतर वीडियो बनाने में, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में, गुरु बीजाणु जनन के बारे में, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, तो हम बात करें, जैसे अभी हमने फर्स्ट वीडियो में एक फ्लावर की मॉर्फोलॉजी को समझा था, थोड़ा सा बहुत ही रफली हम बता दे रहे हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक फीमेल पार्ट हमने बना दिया, ठीक है, थैलेमस है, ये पुष्पासन है, ये इसका रिसेप्टर है, या कह सकते हैं इसका थैलेमस है, ये पुष्पासन है। और इसके बाद जो आप जो पार्ट देख रहे हैं, इसके ऊपर का जो पार्ट है सब फीमेल पार्ट के अंदर आता है। ये सोलर पार्ट इसे ओवरी कहते हैं, ये है अंडाशय या ओवरी। इसके अंदर ये जो संरचना दिख रही है इसे ओव्यूल कहते हैं, इसे बीजांड कहा जाता है, ये ओव्यूल। और इसके बाद जो ये संरचना आप देख रहे हैं, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं वर्तिका, ये स्टाइल कहलाता है। इसके बाद ऊपर जो एक नॉब स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो एक घुंडीनुमा संरचना देख रहे हैं, इसे कहते हैं स्टिग्मा, ठीक है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस ये प्रोसेस होगी कहां पर, ठीक है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवरी के अंदर, ये जो आप देख रहे हैं, जो सोलन पार्ट देख रहे हैं, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर कैसे ओव्यूल बनता है, ठीक है, किस तरीके से ओवरी के अंदर ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, और साथ साथ ओव्यूल के अंदर कैसे एम्ब्रियोसाइक बनेगा और उस एम्ब्रियोसाइक में एग का फॉर्मेशन क्या होगा। तो आप कह सकते हैं कि अंडाशय के अंदर बीजांड के बनने तथा बीजांड में एम्ब्रियोसाइक के बनने के प्रोसेस को ही कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस अंडाशय में बीजांड तथा भ्रूण कोष के बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस जो है आपका जो गुरु बीजाणु जनन की प्रोसेस होती है, एक अंडाशय के अंदर, एक ओवरी के अंदर ओव्यूल का बनना और साथ ही साथ उसके अंदर एम्ब्रियोसाइक का बनना। अब एम्ब्रियोसाइक क्या है, इसमें जो आप ये देख रहे हैं ओवल संरचना देख रहे हैं, ये जो गोलाकार संरचना देख रहे हैं, ठीक है, इस गोलाकार संरचना को एम्ब्रियोसाइक कहते हैं, ठीक है, ये है एम्ब्रियोसाइक, ठीक है, ये एम्ब्रियोसाइक। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट जो फीमेल गैमेट है वो बनती है नीचे की तरफ, एक बड़ी कोशिका बनती है, इसको एक्सेल कहते हैं। अभी हम आगे डिटेल में इसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है। तो मैंने बताया कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, तो ओवरी के अंदर, ठीक है, एक अंडाशय के अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल का बनना और साथ साथ एम्ब्रियोसाइक का बनना,
ओवरी के अंदर ओयूल तथा एम्ब्रियोसाइट के बनने की प्रोसेस को ही कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है, इसे कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, वही आपका गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। मेनली हम जब बात करते हैं एम्ब्रियोसाइट की, तो एम्ब्रियोसाइट में ही हमारा आपका मेगास्पोर बनता है, इसके अंदर ही हमारा जो है गुरु बीजाणु बनता है या मेगास्पोरोफिल बनती है, ठीक है, इसी के अंदर आप हमारी जो है या एम्ब्रियोसाइट को आप कह सकते हैं, जो एम्ब्रियोसाइट है इसे आप मेगास्पोरेंजियम कह सकते हैं, ठीक है, ये है मेगास्पोरेंजियम। ये गुरु बीजाणु धानी है, ठीक है, इसी के अंदर बनेगा आपका गुरु बीजाणु, इसी के अंदर बनेगा मेगास्पोर। आप समझ गए होंगे मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो अंडाशय के अंदर अर्थात ओवरी के अंदर ये जो आपको संरचना देख रहे हैं, ठीक है, ये सोलन पार्ट, ये जो सोलन पार्ट देख रहे हैं, ओवरी के अंदर ओयूल का बना ये संरचना जो है इसे ओयूल कहते हैं। ओवरी के अंदर ओयूल तथा एम्ब्रियोसाइट, एम्ब्रियोसाइट ये जो आपका गोलाकार संरचना देख रहे हैं इसे एम्ब्रियोसाइट कहते हैं। ओवरी के अंदर ओयूल तथा एम्ब्रियोसाइट के बनने की प्रोसेस को ही मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी थिंग है, ठीक है, समझ गए होंगे मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है। ये था इसका लॉजिक, ठीक है। इसके साथ साथ हमने एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लिया कि फीमेल जो पार्ट होता है, पुष्प का जो मादा भाग होता है, ठीक है, जो एक फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है, एक पुष्प का जो मादा भाग होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो उसको हमने फिर से एक बार रिवाइज कर लिया। हमने बताया कि ऊपर जो नॉब एक स्ट्रक्चर होती है, ऊपर की तरफ जो है घुंडी नुमा संरचना उसे स्टिग्मा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसे स्टाइल, और नीचे सोलर पार्ट उसे ओवरी, और ओवरी के अंदर जो है आपका एक स्ट्रक्चर से कहते हैं ओयूल कहते हैं। ओयूल के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपका एम्ब्रियोसाइट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक बार फिर से जो है फीमेल पार्ट्स को कवर कर लिया, और इसके साथ साथ हमने जाना मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, ठीक है। आइए इस प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस है आपका, जो गुरु बीजाणु जनन की प्रोसेस है, अभी हमने जैसे बताया कि ये कहां पर होगी, ये होगी ओवरी के अंदर होगी, ठीक है, ओवरी स्पेशली आपका ओयूल के अंदर, ठीक है। तो बात करें अगर आप इमेच्योर यानी कह सकते हैं एक अपरिपक्व अगर ओयूल को देखें, ठीक है, एक आप इमेच्योर ओयूल को देखें, एक अपरिपक्व अगर आप बीजांड को देखें, तो बीजांड में आपको कुछ इस टाइप से कुछ दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने अभी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, लगभग काफी कुछ चीजें आपको यहाँ पर जो सेम देखने को मिलेंगी, ठीक है। आइए इसको बात करते हैं, इसकी प्रोसेस के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, बस यूं समझ लीजिए कि हम प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा रहे हैं, क्योंकि फिगर बनाना पड़ेगा तो थोड़ा सा स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी वहां पर। तो अगर आप देखें एक इमेच्योर अगर ओयूल को देखें, एक अपरिपक्व अगर आप अंडाशय देखें, एक आप इमेच्योर ओयूल को देखें या बीजांड को देखें, तो बीजांड में आपको इस टाइप से संरचना देखने को मिल सकती है। हमने फर्स्ट लेक्चर में ओयूल के स्ट्रक्चर को भी समझा था, तो अगर आपको ओयूल के बारे में जानकारी नहीं, उसके कौन कौन से पार्ट कैसे होते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था, जो आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट से संबंधित, यानी आपका जो रिप्रोडक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, आवृत बीज पौधों का जो जनन पढ़ रहे हैं, उसका जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने ओयूल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, डिटेल में हमने उसको फिगर से बाकायदे समझा हुआ है। तो ओयूल के कौन कौन से पार्ट होते हैं उसको आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक अपरिपक्व अगर बीजांड को देखें, ओयूल को देखें, तो आपको इस टाइप से कुछ दिखाई पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, इसमें जो चारों तरफ की जो कोशिकाएं होती हैं, ये है आपकी फिर से वही एपिडर्मिस ही है, इसे कहते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कोशिकाएं। ठीक है, उसके बाद जो ओयूल है, जो बीजांड है, बीजांड के अधिकांश भाग में हाइपोडर्मल सेल्स जो है एक प्रकार से अरेंज होती हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी आपकी हाइपोडर्मल की बहुत सारी लेयर देखने को मिलेंगी। एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मल सेल्स के बहुत सारी लेयर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे हाइपोडर्मल सेल्स देखने को मिलेंगे।
इसमें से जो हाइपोडर्मल सेल्स जो है आपका ये है सभी क्या है, इसे कहते हैं हाइपोडर्मल। ठीक है, हाइपोडर्मल सेल्स या अधिस्तर कोशिकाएं। ठीक है, ये बाह्य स्तर की है, बाह्य त्वचा कोशिकाएं हैं, ये आपका अधिस्तर कोशिकाएं हैं। ठीक है, हाइपोडर्मल सेल्स में एक जो सेल है, इसकी जो एक कोशिका है वो उसमें जो है थोड़ा सा उसकी ग्रोथ में इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसकी थोड़ा सा उसकी साइज वृद्धि हो जाएगी। इसमें से एक कोशिका बड़ी हो जाएगी, थोड़ा सा इसको भी देख ले रहे हैं। ठीक है, ये तो एपिडर्मिस सेल्स है। ठीक है, ये तो बाह्य त्वचा वाली कोशिका है। ठीक है, ये एपिडर्मिस। फिर उसके बाद हाइपोडर्मिस में से, हाइपोडर्मल सेल्स में से एक हाइपोडर्मल सेल जो है अपनी साइज में कर लेगी इंक्रीजमेंट, अपनी साइज में कर लेगी वृद्धि। अब इसे कहते हैं आर्चोस्पोरियल सेल। ठीक है, ठीक है, अभी पूरी कोशिकाएं बना रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें से एक कोशिका जो है अपनी साइज में वृद्धि कर लेगी। इस कोशिका को जो साइज में अपनी वृद्धि कर रही है इसे कहते हैं आर्चोस्पोरियल सेल। ये आर्चोस्पोरियल। ठीक है, इस कोशिका को जो अपनी जो साइज में वृद्धि कर रही है, जो अन्य कोशिकाओं से जो अदर हाइपोडर्मल सेल्स हैं उनसे जो बड़ी हो जा रही है, इसे कहते हैं आर्चोस्पोरियल सेल या प्रपस्सु कोशिका। ठीक है, ये है आर्चोस्पोरियल सेल या प्रपस्सु कोशिका। ठीक है, अब नेक्स्ट एक बार इसमें डिवीजन होगा। जो आर्चोस्पोरियल सेल है इसको आप देखेंगे तो इसमें एक बार फिर से डिवीजन होगा। ठीक है, केवल हम आर्चोस्पोरियल सेल को देख रहे हैं तो इसमें फिर से एक बार डिवीजन होगा और ये दो कोशिकाओं में से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये जो आर्चोस्पोरियल सेल है इसमें एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। ठीक है, और ये दो कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगी। ये जो आउटर साइड वाली जो कोशिका है, ठीक है, ये तो आपका एपिडर्मिस है ही, तो इसको जारी रहे। ये आपका बाह्य त्वचा है, एपिडर्मिस सेल है, ये एपिडर्मिस सेल है। और ये आउटर साइड वाली जो आर्चोस्पोरियल सेल में जिसमें विभाजन हुआ था, एक पेरिक्लाइनल डिवीजन में हुआ था, इसकी जो आउटर साइड वाली जो कोशिका है इसे कहते हैं पैराइटल सेल। ठीक है, ये है प्राइमरी पैराइटल सेल्स, प्राथमिक द्वितीय कोशिका। ठीक है, ये है प्राइमरी पैराइटल सेल्स और अंदर वाली जो कोशिका है इसे कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, ये प्राइमरी पैराइटल सेल है आउटर साइड वाली, और इनर साइड वाली जो है इसे कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, ये कहलाती है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, इसे कहते हैं प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, और या इसे कह सकते हैं प्राइमरी मेगास्पोरोजिनस सेल्स। ठीक है, अभी मेगास्पोरोजिनस सेल्स भी कह सकते हैं इसको। तो फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। तो अगर आप एक इमेच्योर यानी अपरिपक्व अगर ओयूल को देखें, बीजांड को देखें, तो बीजांड में आउटर साइड में एक लेयर पाई जाएगी कोशिकाओं को, कहते हैं एपिडर्मिस सेल। ठीक है, बाह्य त्वचा कोशिकाएं कहते हैं। उसके अलावा बहुत सारी हाइपोडर्मल सेल्स यानी अधस्तरीय कोशिकाएं जो होती हैं, हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं, उनका कई लेयर होता है कोशिकाओं का। इन हाइपोडर्मल सेल्स में से एक कोशिका अपने साइज में वृद्धि कर लेगी। ठीक है, एक कोशिका अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो जाएगी। अब इस कोशिका को कहते हैं आर्चोस्पोरियल सेल। ठीक है, इसे कहते हैं आर्चोस्पोरियल सेल या प्रपस्सु कोशिका। इस आर्चोस्पोरियल सेल में एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। ठीक है, और ये डिवाइड होकर के दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। ठीक है, और ये जो दो कोशिकाएं बनती हैं इसमें आउटर साइड वाली कोशिका कहते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल्स, और इनर साइड वाली जो कोशिका है उसे कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस। ठीक है, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, ये प्राइमरी जो स्पोरोजिनस सेल्स है यही वास्तव में जो है आपका प्राइमरी मेगास्पोर मदर सेल्स की तरह बिहेव करेगी। अब आगे थोड़ा देखते हैं इसको, एक फिगर मिटा दे रहे हैं इसमें से।
1 या 2 मिटाना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट स्टेप में देखें इसको, नेक्स्ट और इसको लास्ट स्टेप समझ सकते हैं। ये जो प्राइमरी पैरेटल सेल्स है इसमें 1 या 2 बार डिवीजन हो सकता है, या डिवीजन नहीं होगा, ये ऐसे ही बिना डिवाइड हुए जो है ऐसे पड़ी रहेगी, ठीक है। लेकिन ये जो आपका जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स, ठीक है, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका है, ये जो आपका प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका है, इसमें पुनः विभाजन अब नहीं होगा, ठीक है। ये प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका में अब विभाजन नहीं होगा। ये जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स है, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, अब इसमें डिवीजन नहीं होनी, ठीक है। अब जब डिवीजन नहीं होगा तो ये बिहेव करने लगेगा एक प्रकार से प्राइमरी मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। आइए इसको देखते हैं इधर। तो आउटर साइड में इधर एपिडर्मिस, ठीक है, ये आउटर साइड में एपिडर्मिस, और इसके बाद इसके इनर साइड की बात करें, ठीक है, ये इनर साइड में अंदर की तरफ जैसे बताया था प्राइमरी पैरेटल सेल्स और आपका प्राइमरी स्पोरोजेनस, ये जो आर्च स्पोरोजेनस थी 2 भागों में डिवाइड हो गई। तो ये प्राइमरी पैरेटल सेल्स इसके बाद एक प्रकार से डीजेनेरेट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। एक बार या 2 बार इसमें विभाजन होता है, और विभाजन होने के बाद ये पूरी तरीके से डीजेनेरेट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इसका यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, हम बात करेंगे प्राइमरी स्पोरोजेनस, ठीक है। इसको छोटा समझ दे रहे हैं। ये जो है आपका ये बिहेव करने लगेगी प्राइमरी मेगास्पोर मदर सेल की तरह, ठीक है। ये जो नीचे वाली कोशिका होती है इसमें विभाजन नहीं होता है, ये जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स है इसमें डिवीजन नहीं होगा, और ये बिहेव करने लगेगी प्राइमरी मेगास्पोर मदर सेल की तरह, ठीक है। प्राथमिक गुरु बीजाणु जनक मातृ कोशिका की तरह बिहेव करने लगेगी, ठीक है। प्राथमिक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह बिहेव करने लगेगी। ठीक है, ये जो प्राइमरी मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, या मेगास्पोर सेल कह सकते हैं, या प्राइमरी मेगास्पोर सेल कह सकते हैं, ये इसमें जो है मियोसिस डिवीजन होगा, इसमें अर्धसूत्री कोश का विभाजन होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नीचे समझ लेते हैं। इसमें अर्धसूत्री कोश का विभाजन होगा, और ये विभाजित होकर के अभी यहाँ पर डिप्लॉयड है, डुअल फेज में है। ये इसमें जब मियोसिस डिवीजन होगा, जब इसमें अर्धसूत्री कोश का विभाजन होगा, तब ये हैप्लॉइड आपका 4 प्रकार की कोशिकाएं बना देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा इस टाइप से होगा। ठीक, ये 4 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगा। ये इस टाइप से 4 कोशिकाएं बन जाएंगी, ठीक है। ये बन जाएंगी हैप्लॉइड मेगास्पोर, ठीक है। ये बन जाएगी हैप्लॉइड मेगास्पोर सेल्स, ठीक है। ये 4 की संख्या में बन जाएंगी। अब थोड़ा सा लास्ट एक फेज और बचा हुआ है, इसमें से जो 3 की संख्या में है, ठीक है, ये जो तो आपका 1 2 3, ये जो 3 है जो आपका इधर माइक्रोपाइल की तरफ है, इस वाले पार्ट को कहते हैं ओयूल का, ये इस साइड वाला पार्ट इसे माइक्रोपाइल कहते हैं, बीजाणु द्वार कहते हैं, और जो इधर साइड वाला पार्ट है जो नीचे की तरफ वाला पार्ट उसे क्लाइजा या निभाग कहते हैं। तो क्लाइजा वाली जो मेगास्पोर है, ठीक है, एक जो गर्भ बीजाणु कोशिका है, मेगास्पोर सेल है, ठीक है, या हैप्लॉइड मेगास्पोर है, ये जो है आपका एक प्रकार से ये रिमेन रहेगी, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ये 3 ऊपर वाली ये जो है 1 2 3 ऊपर क्या है, नीचे वाली कोशिकाएं हैं, ठीक है। थोड़ा सा फिगर उल्टा बनता है, ठीक है, क्योंकि जब हम ओयूल को बनाते हैं तो ओयूल का से कुछ इस टाइप से होता है, ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप से होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो आपका ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पर ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट जो जिसको कर रहे हैं ये है आपका इधर वाला पार्ट, ठीक है। तो इस टाइप से फिगर बना हुआ है। तो इसमें केवल जो है इधर ऊपर वाला जो एक कोशिका बचती है, ठीक है, ये एक मेगास्पोर सेल बचेगी, बाकी 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है, 3 नष्ट हो जाएंगे। इसको हम मिटा दे रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ये जो अभी जो 4 कोशिकाएं बन गई मेगास्पोर सेल, ठीक है, 4 जो आपका गुरु बीजाणु कोशिकाएं बन गई हैं, इसमें से 3 की संख्या में जो इधर ये जो माइक्रोपाइल की तरफ है, जो बीजाणु द्वार की तरफ है, ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3, ये 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, बाकी एक रिमेन रहेगा, एक बचा रहेगा, ठीक है, फंक्शनली रहेगा, और तब इसे फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल कहेंगे। आइए नेक्स्ट इसको फिगर में समझते हैं। इसमें हमने कहा कि इसमें 3 की संख्या में जो है ये हो जाएगी डीजेनरेट। ठीक है, कुछ इस टाइप से ये संरचना देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपका फिगर इस टाइप से रहेगा, ये आपका एपिडर्मिस सेल्स, उसके बाद ये 3 की संख्या में ये डीजेनरेटिंग मेगास्पोर, ये है डीजेनरेटिंग मेगास्पोर, ये 3 की संख्या में, ठीक है। और बाकी ये अब हो जाएगा फंक्शनल, इसे कहेंगे फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है, ये कहलाएगा फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक, ये कहलाएगा फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। ये जो नीचे की तरफ वाला है, नीचे के ऊपर की तरफ वाला है, ये जो आपका क्लाइजा की तरफ है, ये फंक्शनल मेगास्पोर कहलाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इस फिगर को मिटा देते हैं और समझते हैं। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर, अब ये इसकी साइज में वृद्धि होगी, ठीक है, ये थोड़ा सा इंक्रीज होगा, और न्यूक्लियस के अधिकांश भाग को, न्यूक्लियस क्या है, ओयूल का जो एक प्रकार से उसके अंदर जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, जो उसका जो बॉडी रीजन होता है ओयूल का, बीजांड का जो काय होता है, उसका जो बॉडी रीजन है उसे न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। तो ये साइज में और वृद्धि करेगा और न्यूक्लियस के अधिकांश भाग को कवर कर लेगा। इसको हम नेक्स्ट फिगर से समझते हैं, ठीक है। अगले चित्र में देखेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से दिखाई पड़ेगा ये। अब ये एम्ब्रियोसाइट की तरह बिहेव करने लगे, ठीक है। अब ये भ्रूण कोष की तरह बिहेव करने लगे, फंक्शनल मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर अब एम्ब्रियोसाइट की तरह बिहेव करने लगेगा, भ्रूण कोष की तरह। अब इसका जो न्यूक्लियस है, जो इसका केंद्रक है, केंद्रक में एक डिवीजन होगा, ठीक है, ये हैप्लॉइड है, अगुणित है, ठीक है। इसके केंद्रक में एक विभाजन होगा और विभाजित होकर के 2 केंद्रकों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ज्यादा फिगर नहीं बनाएंगे, सिर्फ समझा दे रहे हैं। ये विभाजित हो जाएगा और 2 केंद्रक में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और जो 2 केंद्रक बनेंगे, ये दोनों पोल्स की तरफ चले जाएंगे, एक ऊपर की तरफ चला जाएगा नॉर्थ पोल की तरफ, एक साउथ पोल की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो दोनों ध्रुवों की तरफ जो है इसके जो न्यूक्लियस जो केंद्रक हैं वो मूव कर जाएंगे, ठीक है, चले जाएंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से इसमें एक डिवीजन होना है, ठीक है। ये माइटोसिस डिवीजन हो रहे हैं, समसूत्री कोश का विभाजन हो रहा है, ठीक है। फिर से एक विभाजन होगा, तो एक विभाजन होगा तो ये 1 से फिर हो जाएंगे 2, ठीक है, ये हो जाएंगे 1 से 2, ठीक है। फिर से पुनः एक विभाजन होगा तो 2 से हो जाएंगे 4, ठीक है। तो अब ये 2 से हो जाएंगे 4, ऊपर भी 4 हो जाएगा और नीचे भी 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 4 की संख्या बन जाएगी। जो इसका जो आपका जो फंक्शनल मेगास्पोर था, फंक्शनल मेगास्पोर बिहेव करने लगेगा एम्ब्रियोसाइट की तरह, ठीक है। ये एम्ब्रियोसाइट की तरह यानी भ्रूण कोष की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। ये बिहेव करने लगेगा एम्ब्रियोसाइट यानी भ्रूण कोष की तरह। और भ्रूण कोष का जो न्यूक्लियस है, इसका जो केंद्रक था, सबसे पहले एक बार डिवीजन करेगा, एक बार उसमें विभाजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, समसूत्री कोष का विभाजन होगा और 1 से 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, 1 से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। दोनों न्यूक्लियस से एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ न्यूक्लियस चले आ जाएंगे, ठीक है। और फिर जो ऊपर और नीचे की तरफ जो आपका दोनों पोल्स की तरफ न्यूक्लियस चले गए हैं, केंद्रक चले गए हैं, ठीक है। अब उनमें फिर से जो है एक डिवीजन होगा, तो वो एक जो है आपका हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। फिर से एक पुनः विभाजन हो जाएगा तो ठीक है, 2 से 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 की संख्या में हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, दोनों तरफ से एक इधर से और एक इधर से, दोनों पोल्स से एक एक जो है न्यूक्लियस अंदर की तरफ चले जाते हैं। अंदर क्या सेंटर में चले जाते हैं, ठीक है। एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा और ये सेंटर में आके एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है।
ये सेंटर में आकर एकत्रित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो आपको ये 8 न्यूक्लियस या 8 केंद्र का आपको देखने को मिलेंगे। बाद में जो आपका ये दोनों पोल्स की तरफ जो न्यूक्लियस है, इनके चारों तरफ थोड़ा सा वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, भित्ति निर्माण हो जाता है, और इन्हें कहते हैं, अब इसे कहा जाता है सेल, यानी इसे कहते हैं कोशिका कहा जाता है। ठीक है, ऊपर की तरफ जो इधर जो है आपका, इसमें एक बड़ी जो है न्यूक्लियस होती है, इसके साथ तो वाल का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसे एक सेल कहेंगे, और इसके दोनों तरफ जो है आपका साइनोरिगिड्स, इधर इस पोल की तरफ 3 की संख्या में कोशिकाएं, इसे कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, ये कहलाती है प्रकोष्ठ कोशिका, और बीच में आपका पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई जब जुड़ जाते हैं, जब इनका फिजन हो जाता है, तब ये बढ़ जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, तब इसे कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इसमें देख लेते हैं इसकी सभी कोशिकाएं, बीच में जो इसकी कोशिका है जो बड़ी है, ठीक है, माइक्रोपाइल की तरफ, बीजांड द्वार की तरफ जो बीच में कोशिका है उसे एक सेल कहते हैं। ठीक है, ये है एक सेल, एक सेल ही आपका फीमेल गैमेट है, इसे ही कहते हैं मादा युग्मक। ठीक है, यही फीमेल गैमेट है। फिर इसके बाद इसके दोनों तरफ जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिका और ये कोशिका, इसे कहते हैं साइनोरिगिड। ये कहलाती है साइनोरिगिड सेल्स, या इसे कहते हैं सहायक कोशिका, या इसे एसेसरी सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बीच में दोनों जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और ये बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। तब इसे कहा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और एक 2n फेज बनाते हैं, तब इसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें से केवल यही 2n है, बाकी सभी n है। ठीक है, इसमें भी सभी n है, ये भी n है, ये भी n है, और नीचे भी सभी, ये ऊपर की तरफ जो है आपका एंटीपोडल्स, ये जो कोशिकाएं हैं इसे एंटीपोडल्स कहा जाता है। ये 3 की संख्या में है, ये है एंटीपोडल। ठीक है, प्लस इसको समझ लेते हैं क्या प्रोसेस है इसमें। इसको एकदम शुरुआत से देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस को। तो मेगास्पोरोजेनेसिस को हमने देखा था कि अगर ओयूल को देखें, जो एक एम कह सकते हैं इमेच्योर ओयूल है, जो एक अपरिपक्व जो बीजांड है, तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें चारों तरफ एक लेयर होती है सेल्स की, कहते हैं एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। ठीक है, बाह्य कोशिकाएं, और उसके अंदर की तरफ कई लेयर्स होते हैं कोशिकाओं के, जो हाइपोडर्मल सेल्स कहते हैं, अधोस्तरीय कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, हाइपोडर्मल सेल्स में बताया था उसमें से एक कोशिका अपनी साइज में वृद्धि करेगी। ठीक है, उसके आकार में वृद्धि हो जाएगी, और उसे कहेंगे आर्चेस्पोरियल सेल। ठीक है, आर्चेस्पोरियल सेल्स में एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, और वो 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। बाहर की साइड वाली जो कोशिका है उसे कहते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल्स, और अंदर की तरफ की कोशिका को कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। ठीक है, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, ये 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाता है आपका कौन सी कोशिका, आर्चेस्पोरियल सेल्स। फिर उसके बाद हम बाहर वाली कोशिका की बात करें, जो आर्चेस्पोरियल की जो आर्चेस्पोरियल डिवाइड होकर बाहर की कोशिका बनाई है, यानी प्राइमरी पैराइटल सेल्स को बनाई है। इसमें 1 या 2 बार डिवीजन हो भी सकते हैं, या बिना विभाजन की ये डीजेनेट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और जो नीचे की तरफ जो कोशिका थी, जो थी प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स, ठीक है, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, इसमें पुनः विभाजन नहीं होना है, और ये बिहेव करने लगता है अब एक प्रकार से प्राइमरी मेगास्पोर मदर सेल की तरह। ठीक है, एक प्राथमिक बीजाणु जनन मातृ कोशिका की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, प्राइमरी मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लगेगा। और फिर से जो है आपका जो प्राइमरी मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें एक होना है मियोसिस डिवीजन, इसमें एक अर्धसूत्री कोश का विभाजन होगा, और अर्धसूत्री कोश का विभाजन के फलस्वरूप ये 4 प्रकार की हैप्लॉइड सेल्स यानी आपका कोशिकाओं का निर्माण कर देगा। ठीक है, ये जो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी, ठीक है, जो मेगास्पोर सेल्स बन रही है 4 हैप्लॉइड, इनमें से 3 की संख्या में जो माइक्रोपाइल की तरफ हैं, जो आपका बीजांड द्वार की तरफ हैं, ठीक है, जो इस साइड में इस साइड की तरफ हैं, ठीक है, ये यहाँ पर बनाई गई हैं, ये डीजेनेट हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है डीजेनेटिंग मेगास्पोर। ठीक है, ये एक प्रकार से नष्ट हो जाती हैं, या एक प्रकार से नष्ट ही समझेंगे, डीजेनेट हो जाएंगे। ठीक है, और अंदर की तरफ क्या बोलेंगे, ऊपर की तरफ है, ये आपका क्लेजा की तरफ है, तो क्लेजा की तरफ या निभाग की तरफ एक कोशिका जो है शेष बचती है या रिमेन रहती है। ठीक है, अपनी साइज में और वृद्धि करती है, बाकी 3 नष्ट हो जाती है, एक अपनी साइज में और वृद्धि करेगी और अपने आकार को बढ़ाएगी। ठीक है, उसमें और ग्रोथ होगी, और ये फिर अब बिहेव करने लगती है एक प्रकार से, इसे फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर जो है आपका जो क्रियात्मक गुर बीजाणु है, ठीक है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है, जो क्रियात्मक गुर बीजाणु है,
फंक्शनल मेगास्पोर अब बिहेव करने लगेगा एम्ब्रियोसाइट की तरह, ठीक है। अब ये भ्रूण कोष की तरह या एम्ब्रियोसाइट की तरह बिहेव करने लगेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि एम्ब्रियोसाइट क्या है या एंडोस्पर्म क्या है, तो भ्रूण कोष और भ्रूण कोष अभी इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एम्ब्रियोसाइट यानी कह सकते हैं भ्रूण कोष की तरह बिहेव करने लगता है। एम्ब्रियोसाइट को देखें तो उसका जो न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है, केंद्रक में डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा और वो 2 केंद्रकों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 केंद्रक बनाएगा और दोनों केंद्रक दोनों ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। अब दोनों ध्रुवों की तरफ जो केंद्रक चले गए हैं इनमें पुनः एक डिवीजन होगा, ठीक है। तो एक जो न्यूक्लियस है ये 2 हो जाएंगे, फिर उससे पुनः डिवीजन होगा तो 2 से 4 हो जाएंगे। अब ये 4 की संख्या में दोनों ऊपर की तरफ भी 4 और नीचे की तरफ भी 4 हो गए हैं। दोनों की तरफ से एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे और इस प्रकार से जो माइक्रोपाइल की तरफ, जो बीजांड द्वार की तरफ एक जो सेंटर में जो बड़ी कोशिका है उसे एक्सेल कहते हैं, ठीक है। ये होती है आपका अंड कोशिका, ठीक है। और उसके साइड में 2 कोशिकाएं हैं उसे साइनोइड सेल्स कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके चारों तरफ वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, भित्ति का निर्माण हो जाता है, इसलिए अब इनको सेल कहा जाता है। पहले न्यूक्लियस थे लेकिन भित्ति का निर्माण हो जाने के कारण इनको कोशिका कहेंगे, सेल कहेंगे। तो सेंटर में एक्सेल यानी अंड कोशिका और दोनों तरफ आपका साइनोइड यानी आपका सहायक कोशिकाएं, ठीक है। और बीच में हमने बताया था पोलर न्यूक्लियाई बाद में फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, तब ये द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद इधर ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ आपको 3 की संख्या में कोशिकाएं देखने को मिलेंगी। इसे कहते हैं एंटीपोडल सेल्स या प्रतिमुख कोशिका, ठीक है। इस तरीके से 4 प्रकार की कोशिकाएं आप इसमें देख सकते हैं। एक ये आपकी हो गई, दोनों तरफ इसकी कोशिकाएं ये 2 प्रकार हो गए और बीच में आपका 3 और ये 4, ठीक है। तो 4 प्रकार की आपको कोशिकाएं देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। वैसे बीच में जो कोशिका है इसे कोशिका नहीं करके बल्कि सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। जो ये 3 कोशिकाएं हैं इनके चारों तरफ वॉल फॉर्मेशन होता है, उसमें आपका एक सेल आती है, उसमें साइनोइड भी है और एंटीपोडल सेल, ठीक है। तो ये जो एक सेल है जो अंड कोशिका है इसे ही जो है आपका फीमेल गैमेट कहा जाता है, यही मादा युग्मक है। तो हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में, तो उसमें हमें जाना था कि किस प्रकार से एक माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है, परागकण का कैसे निर्माण होता है। अब हमने इस वीडियो लेक्चर में मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर हमने जाना कि किस प्रकार से मेगास्पोरोफिल या कह सकते हैं कि एक सेल यानी आपका फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कर सकता है। मेल और फीमेल गैमेट हमारे हो गए हैं तैयार, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो होगा पॉलिनेशन का, अर्थात परागण का, ठीक है। किस तरीके से जो मेल गैमेट है यानी कह सकते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है परागकण किस तरीके से फीमेल गैमेट के पास जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन या परागण कहते हैं, ठीक है। परागकणों का जो है ट्रांसफर होना, ठीक है, उस मेल पार्ट्स या कह सकते हैं मेल फ्लावर से कहेंगे या नर पुष्प से कहेंगे, वहां से वो ट्रांसफर होकर के फीमेल के पास जाएंगे, ठीक है। ये पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी, नेक्स्ट जो फेज आएगा। तो पॉलिनेशन को हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा एक इसमें एक चीज और छूट रही है, ठीक है। और वो ये है कि जो ऊपर की तरफ जो आप कोशिका देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर क्या है, नीचे की तरफ कोशिकाएं हैं जो माइक्रोपाइल की तरफ है, जो बीजाणुद्वार की तरफ है, बीच में आपका एक्सेल और दोनों तरफ आपका इसमें एक आपका साइनोइड या सहायक कोशिका। तो एग सेल और साइनर गेट्स को, सहायक कोशिकाओं को, एग सेल और इस साइनर गेट्स को, इन दोनों को मिलाकर के बनता है एग एपैरेटस, ठीक है। इसे कहते हैं अंड समुच्चय या एग एपैरेटस कहते हैं, ठीक है। तो एग एपैरेटस क्या है, एग एपैरेटस जो है आपका एग सेल और साइनर गेट्स को मिलाने से जो संरचना बनती है उसे कहते हैं एग एपैरेटस, ठीक है। तो ये था मेगास्पोरोजेनेसिस और इस मेगास्पोरोजेनेसिस में हमने जाना है कि किस तरीके से एक सेल का फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमेट्स होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें समझ आ गई होंगी। अब थोड़ा सा हमने जो भी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को पढ़ा था, जो हमने जाना था गुरु बीजाणु जनन के बारे में, वो थोड़ा सा उसमें एक चीज और उसमें पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। अगर आप पॉलन ग्रेन को देखें, परागकण को देखें, वैसे मैं इसका फिगर बनाया था पिछली वीडियो में, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं फिर से एक बार। वैसे कोई जरूरी नहीं कि फिगर इसी टाइप से बने। पॉलन ग्रेन कई शेप के हो सकते हैं, कि इनकी मॉर्फोलॉजी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये जानते ही है क्या है, ये आउटर साइड की जो कवरिंग है इसे एक्साइन कहते हैं, ठीक है। ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। ये एक्साइन है, बाह्य परत या बाह्य चोल है। स्पोरोपोलेनिन नामक एक फैटी मटेरियल्स की होती है, एक फैटी पदार्थ की बनती है, वसी पदार्थ की बनी होती है। और इसके अंदर की तरफ ये जो आपका जो दूसरी कवरिंग है अंदर वाली, इसे इंटाइन कहते हैं। तो एक्साइन और इंटाइन 2 कवरिंग होती है इसमें। हम ये पॉलन ग्रेन परागकण के बारे में बता रहे हैं, इसको हमने पहले ऑलरेडी बताया हुआ पहले वाले वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक चीज थोड़ा सा बता देते हैं। ये बनी होती है आपका, ये स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई, ये पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। ये बनी होती है पेक्टोसेलुलोज की इंटाइन। इसके अलावा इसमें इसका साइटोप्लाज्म, इसका कोशिका तंत्र,
ये इसका साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव, और ये इसका न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ये पॉलन ग्रेन का फिगर बना रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग अगर ना समझ पा रहे हैं तो ये जो फिगर है, जो चित्र है, ये पॉलन ग्रेन परागकण का है। ठीक, ये परागकण का फिगर बना रहे हैं। इसमें बाहर वाली कवरिंग को एग्जाइन कहते हैं, ये स्पोरोपोलिनम एक फैटी एसिड से बनी होती है। इनर वाली जो कवरिंग होती है इसको इंटाइन कहते हैं, अंतःपरत। ठीक है, ये अंताशोल, ये पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और इसमें इसके अंदर जो है इसका साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव होता है और इसका न्यूक्लियस एक बड़ा न्यूक्लियस या केंद्रक होता है। ठीक है, प्रोसेस का बड़ा कर देते हैं, ये इसका न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एग्जाइन एक स्थान पर थोड़ा सा अंदर की तरफ इन वेजिटेटेड होती है, अंदर की ओर अंतर्वलित होती है। इसे पॉइंट को कहते हैं, ये जो साइट होता है इसे जर्मपोर कहा जाता है, इसे जनन क्षेत्र कहते हैं। इसी जर्मपोर के स्थान से यहीं से बाद में ये रैप्चर हो जाएगी, रैप्चर की वजह से फ्यूज हो जाएगी, तो यहीं से पॉलन ट्यूब बनती है, तो पराग नलिका का निर्माण भी होता है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि GBMC एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1824 में जर्मपोर के बारे में बताया था कि जनन छिद्र क्या है और किस तरीके से यहाँ से पॉलन ट्यूब निकलती है। तो जनन छिद्र और उसके बाद पॉलन ट्यूब यानी पराग नलिका का क्या इंपॉर्टेंस है फर्टिलाइजेशन में, इनिशिएशन में, इसके बारे में GBMC ने 1824 में इसको मेंशन किया था। ठीक है, तो जो हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि जो इसका न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है, केंद्रक में इसका पुनः डिवीजन होगा। ठीक है, ये पुनः विभाजित हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस विभाजित हो जाएगा, और विभाजित होकर दो प्रकार के न्यूक्लियस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, दो प्रकार के न्यूक्लियस को बनाएगा ये विभाजित होकर के। इसमें जो ये बड़ा न्यूक्लियस होगा, ठीक है, एक बड़ा न्यूक्लियस होगा, थोड़ा सा इसको और बड़ा दे रखें। जो बड़ा न्यूक्लियस बनता है इसे कहते हैं वेजिटेटिव, ये कहलाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, या इसे ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, ये जो इसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस दो भागों में डिवाइड हो जाता है, इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, और इसमें ये बड़ा जो न्यूक्लियस होता है, जो बड़ा न्यूक्लियस है जिसकी साइज बड़ी होती है उसे वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, ये वर्धी केंद्रक होता है, और जो दूसरा जो छोटा वाला न्यूक्लियस होता है उसे कहते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। ये कहलाता है जेनरेटिव न्यूक्लियस, इसकी साइज थोड़ा सा छोटी होती है। ठीक है, ये कहलाती है जेनरेटिव न्यूक्लियस। फिर उसके बाद ये जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा और जेनरेटिव सेल्स की तरह बिहेव करने लगती है, ये जनन कोशिका की तरह बिहेव करने लगती है। ठीक है, तब ये बाद में बन जाती है जेनरेटिव सेल्स बन जाती है। ठीक है, जनन कोशिका कहलाती है। इसके चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है कुछ समय बाद, और ये कहलाने लगती है आपका जेनरेटिव न्यूक्लियस से जेनरेटिव सेल्स बन जाती है। इसमें फिर से एक बार डिवीजन होता है। ठीक है, ये विभाजित हो जाती है, और ये विभाजित होकर के जो है दो मेल गैमेट बनाती है। ठीक है, इसे बनते हैं दो मेल गैमेट, ये है मेल गैमेट। ठीक है, ठीक है, तो केवल हम यही बताना चाह रहे थे। वैसे हम इसकी फिगर को पहले पिछले वाली वीडियो में बताया था कि इस प्रकार से पॉलन ग्रेन की मॉर्फोलॉजी क्या होती है। तो इसमें दो कवरिंग है, आउटर कवरिंग एग्जाइन यानी जो आपका स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ से बनी है, फैटी एसिड है, और जो इनर कवरिंग है इंटाइन आपका पेक्टोसेलुलोज से बनी हुई है। ठीक है, ये बनी हुई पेक्टोसेलुलोज से, और इसके अलावा एक स्थान पर जो ये जो आउटर कवरिंग है एग्जाइन, एक स्थान पर थोड़ा सा अंदर की तरफ एक प्रकार से इन्वेस्टेड होती है, अंतर्वलित होती है, अंदर की ओर धसी हुई होती है। इस पॉइंट को जर्मपोर कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। जर्मपोर के बारे में GBMC एक साइंटिस्ट ने 1824 में इसको मेंशन किया था और बताया था कि जर्मपोर के स्थान से ही पॉलन ट्यूब या पराग नलिका का इंसर्शन होता है, यहीं से पराग नलिका निकलती है। ठीक है, इसकी हम बात करें, इसके साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म होता है इसका। इसके अलावा इसका न्यूक्लियस का केंद्रक होता है। तो न्यूक्लियस के केंद्रक में एक डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होगा, समसूत्री कोश का विभाजन होगा, और दो ये न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दो केंद्रकों में विभाजित हो जाएगा। जो बड़ा केंद्रक होगा उसे कहते हैं वेजिटेटिव। ठीक है, वो कहलाते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। और छोटा वाला जो न्यूक्लियस है उसे कहते हैं, उसको थोड़ा हमने मिटा दिया है, वो कहलाता है जेनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, जेनरेटिव न्यूक्लियस जो छोटा वाला न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा और जेनरेटिव सेल्स की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, जेनरेटिव उसको जनन कोशिका कहते हैं। फिर जो जेनरेटिव सेल्स है उसमें पुनः एक डिवीजन होगा, और वो डिवीजन होकर के वो डिवाइड होकर के दो मेल गैमेट या दो नर युग्मकों का निर्माण कर देता है। तो ठीक है, तो ये मेल गैमेट हो गया, और अभी हमने जाना था फीमेल गैमेट, एक्सेल का फॉर्मेशन पढ़ लिया था। तो मेल और फीमेल गैमेट्स हमारे जो हो गए प्रिपेयर हो गए, तैयार हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा पॉलिनेशन होगा, उसको हम कल वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो
आपको कैसा लगा अपने सुझाव हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर दे सकते हैं। ठीक है, आपके जो अच्छे अच्छे सुझाव होते हैं, आपके जो अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं, हमें बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं, हमें नए नए और अच्छे अच्छे कंटेंट्स को लाने के लिए जो है एक प्रकार से फोर्स करते हैं। तो अपने जो है अच्छे अच्छे कमेंट्स, अच्छे अच्छे जो है मैसेजेस हमें जो है करते रहें। ठीक है, कमेंट्स के माध्यम से, कमेंट सेक्शन के माध्यम से। और अगर अगर चैनल पर नया आए हुए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।